ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन कैरियर स्कूल। जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा हम लोग अब बात करने वाले हैं। जैसे लास्ट पे मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, वो आपको शायद याद होगा बहुत अच्छे से। इसमें मैंने P वर्सेस V का ग्राफ बनाया था, जहां मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस में बताया था, लाइक दिस द आइसोबारिक एंड दिस आइसोकोरिक, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल होता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये आपका एडियाबैटिक जहां पे हीट कांस्टेंट होती है। तो मैंने इस टाइप के कुछ आपको प्रोसेस बताए थे, ठीक है। अब मैं उसके आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए ये चीज आपने इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो होता क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि जहां पे सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करे। किसको? इक्विलिब्रियम को। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होगा। अगर सिस्टम आपका सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे ये आपका सराउंडिंग है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं करता, तो ये मतलब कैसा प्रोसेस होता है आपका? ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो कि पॉइंट क्या है कि जितनी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ये सब जो होती है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करती, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो जब ऐसा वो नहीं करती है तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका काउंट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसको हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जब टेम्परेचर जैसे प्रेशर, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते, मतलब ये फिक्स रखते हैं, तो उस स्टेट को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब लोग आगे बात करते हैं वर्क के बारे में, राइट। तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पहले भी, बट मैं फिर भी आपको वर्क के बारे में यहाँ कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो, जो भी आपका फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स यूज करते हो उसके थोड़ा सा अपोजिट आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वहां भी होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहाँ भी होता है। अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं तो होता क्या है कि जब किसी गैस पे आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक, और उसमें जो वॉल्यूम का चेंज आता है, वॉल्यूम डेल्टा V को हम लोग यहां पे ले सकते हैं V2 माइनस V1, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा V, ठीक। अब यहां पे वॉल्यूम का जो आप चेंज लेते हो, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीपल जो होता है वो वर्क होता है। अब देखिए वॉल्यूम का यहाँ पे चेंज दो टाइप से होता है। एक तो होता है क्या, जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, मींस अगर मैं बात करूं गैस एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में हमें पता है कि जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि गैस वहां पे कैसी होती है, नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एक्सपैंड करती है। तो यहाँ पे जो माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V आप यहाँ पे लिख दोगे। दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये जनरल से प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। मैं रिवर्सिबल वर्क के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। फिर दूसरा होता है कंप्रेशन वर्क, जिसमें V2 जो होता है वो V1 से छोटा होता है, यानी कि गैस जो होती है वो कंप्रेस कर रही होती है। कंप्रेशन वर्क या कंप्रेशन जो आप लेते हो, तो कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम, जैसे भाई ऑलरेडी आपका नेगेटिव जा रहा है, अब वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है, तो वो जो वर्क होता है ना, वॉल्यूम जो आप चेंज लेते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V के फॉर्मेट में आप लिख दोगे, तो ये सिंपल सा ऐसा एक वर्क बन के आता है। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक्सपेंशन में होता क्या है बेटा, इन एक्सपेंशन, ठीक है, गैस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम लेके जो पिस्टन होता है, पिस्टन मान चुका हूं, पिस्टन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और जब ऑन द गैस वर्क अप्लाई करोगे तो वो कैसा होगा, कंप्रेशन होगा। यानी कि एक होता है बाय द सिस्टम, एक होता है ऑन द सिस्टम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं और करके, अगर गैस बाय द सिस्टम वर्क करती है, ठीक है, तो वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है।
और अगर गैस ऑन द सिस्टम वर्क लेती है, ऑन द सिस्टम वर्क लेती है, तो वो कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है, मतलब कंप्रेशन होता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑन द सिस्टम जो लिखा है, ये मैं पिस्टन को मान के चल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो गैस है वो एक्सपेंड करके पिस्टन पे का वर्क फोर्स लगा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो कंप्रेस हो रही है, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्लीज इसको आप नोट कर ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है क्या? रिवर्सिबल वर्क। अब देखिए रिवर्सिबल वर्क का मैं आपको मेरा डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉ बताऊंगा, फिर वहां से हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बता दूं कि जो हमारा रिवर्सिबल वर्क होता है, ठीक है, अगर एक होता है वॉल्यूम चेंज के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लिखते हैं क्या? -2.303 nRT log V2/V1। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या? ठीक है, -2.303 nRT, यहाँ पे डेल्टा एन भी ले सकते हैं आप, ठीक है, डेल्टा nRT log P1/P2। अगर उसने प्रेशर को हाईलाइट किया है तो P1/P2 लिखते हैं, अगर उसने वॉल्यूम को हाईलाइट किया है तो V2/V1 लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है। पाथ मतलब क्या है? पाथ पे डिपेंड करे, एनर्जी जो होती है पाथ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग पाथ फंक्शन के नाम से जानते हैं, पाथ फंक्शन लिखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको दिमाग रखना है। अच्छा, जो मैं नेगेटिव लगाया है ये साइन कन्वेंशन का एक फॉर्मेट है कि अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। तो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक्सपेंडेड वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि गैस वहां पे अगेंस्ट द सराउंडिंग एक्सपेंड करती है, और जब गैस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आपका जाता है, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के साथ में जाती है, तो वो कंप्रेशन में आ जाता है, तो इसका मतलब गैस वहां पे पॉजिटिव वर्क करेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको प्लीज ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? एक वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मींस क्या हो गया कि वहां पे जो चेंज होगा ना प्रेशर का, यानी P एक्सटर्नल जो होगा उस वैक्यूम में जीरो होगा। मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पे इन वैक्यूम, क्योंकि आपको पता है वैक्यूम में ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो वैक्यूम में क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। तो जैसे P एक्सटर्नल जीरो होता है, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो कैसा होता है? जीरो होता है। ये पॉइंट पूछा गया है कि इन फ्री एक्सपेंशन गैस डूइंग वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। कैसा होता है? आपका जीरो होता है, बिकॉज वहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, भाई देखिए ऑब्वियस बात है, जब पूरा कोई चीज पैक्ड है यानी आइसोलेटेड है, तो उसमें कोई बाहर की चीज इंटर नहीं कर सकती। मतलब आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर काउंट नहीं होगा। तो प्रेशर जब जीरो हो गया तो वॉल्यूम का चेंज तो छोड़ ही दो, वॉल्यूम चेंज हटा ही दो। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो P इंटू डेल्टा V, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ एंड dW इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो ये हमारा क्या आएगा? इस तरीके से आएगा। राइट, इसको प्लीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फ्री एक्सपेंशन में गैस डूइंग वर्क जीरो। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब कुछ पॉइंट। ठीक है, रख ओके, अब देखिए कुछ दो तीन पॉइंट बता रहा हूं, जहां से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक हीट पॉइंट हो गया, एक हो गया इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। हीट मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू प्रोवाइड इन अ सिस्टम। सिस्टम में जो अमाउंट आप एनर्जी का प्रोवाइड करते हो उसको हम लोग हीट से डिनोट करते हैं, यानी जो पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आप देते हो इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज दिखाते हो तो दैट्स अ डेल्टा Q। अब दूसरा पॉइंट है आपका इंटरनल एनर्जी। प्लीज इसको आप लिखते भी चले, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग U या तो फिर E से डिनोट करते हैं। अगर आप कोई सिस्टम प्रोसेस के लिए बात कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कहा सर A से B कोई एक प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये लिखते हैं UB माइनस UA। बट व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? बताओ, जैसा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो मैकेनिकल होता है, बट केमिस्ट्री में हम इसको इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का सम पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, एट पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जो होता है
वो हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। और जब किसी प्रोसेस में रखते हैं तो ये होता है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड डियर स्टूडेंट्स, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मैं लिख दे रहा हूं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट, तो dt टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा U जो होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोथर्मल में। जैसे मैंने जो ग्राफ बताया था आपको, लास्ट में कर्व होता है, ठीक है, आइसोबारिक, आइसोगोरिक एंड दिस वन जो P वर्सेस P में लिखते हैं, ये वाला ग्राफ जो होता है, और भी ग्राफ आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू जीरो आपका होगा, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए। और एक प्रोसेस होता है आपका एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में क्या होता है कि जो सिस्टम की हीट होती है उसका चेंज, देखिए इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बुक्स में लिखा होता है कि इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो नहीं, जैसे टेंड्स टू जीरो, जैसे लिमिट आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ते होंगे आप लोग या फिजिक्स में अप्लाई भी करते होंगे। लिमिट क्या होता है, एक सिंपल सा फंक्शन होता है जो मतलब किसी चेंज को डिफाइन करता है। जैसे मान लो आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो x टेंड्स टू जीरो मतलब वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो से या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। तो सेम ऐसे यहाँ पे होता है कि भाई जो भी आप चेंज लेते हो वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, बस हम जीरो मानते हैं, तो वहां पे जीरो जैसे आप पुट करते हो तो वो चीज क्या होता है, प्रोसेस पे डिपेंड होता है। तो प्लीज इस दो पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हीट एट इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जहां पढ़ेंगे लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो हेड डालिएगा आप लोग लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ओके, तो लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जैसे पहला आपने लॉ पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज मैं काम कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर अब आप शुरुआत करते हो केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको इसे ध्यान रखनी है कि आपको उस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को या आपके पास जो भी कोर्स बुक है, ओपी टंडन, एमएस चौहान, कोई बुक आप जो लेते हो, ठीक है, उसको प्लीज आप एक बार केयरफुली रीड करिएगा। और सबसे अच्छी बुक जैसे एक नूतन बोर्ड आपके स्कूल्स में चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स में या आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है, नूतन, बालाजी, इन सब बुक्स को प्लीज अच्छे से कैरी कीजिए। बट एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें हमें, अब जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ा रहा हूं, अगर आपने उस चीज को पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस आर फंडामेंटल टॉपिक्स। ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। आई मैं ऑर्गेनिक की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। फिजिकल में अगर बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो पहले सेक्शन आते थे। अब जैसे इस साल जो आए थे क्वेश्चन वो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, चाहे वो आपके इंटीजर बेस्ड वैल्यू पे हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो, इन सबको भी ध्यान रखना है। ओके, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे मैं बताऊं कि सपोज आपने कोई 3 सिस्टम लिए, ए, बी और सी, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैंने ए से बी का, अगर ए जो है, ए सिस्टम, अगर वो बी के साथ में एक इक्विलिब्रियम फेज बना रहा है, क्या बना रहा है, इक्विलिब्रियम फेज, यानी ए बी के साथ में एक इक्विलिब्रियम फेज बना रहा है, जिस तरह इक्विलिब्रियम साइन। और अगर बी सी के साथ में इक्विलिब्रियम फेज बना रहा है, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम फेज सी के साथ में, अगर ए बी के साथ में, बी सी के साथ में, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए ऑटोमेटिकली सी के साथ में इक्विलिब्रियम पे ही बात करेगा। किस बात करेगा, इक्विलिब्रियम पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करते हैं, ठीक। जैसे सपोज दैट ऐसे मान लो कि कोई 3 पर्सन है, ठीक है, मैं पर्सन ए का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, इसका 98 था, ठीक, और 98 डिग्री सेल्सियस तो मैंने यहां पे जब मेजर किया तो ये भी 98 था, ठीक है, ऐसे मैंने देखा भाई इन दोनों टेम्परेचर। अब मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि भाई सी वाला है, सी वाला बंदा जो है, ठीक है, अगर ए बी के साथ में इक्विलिब्रियम पे आ गया और बी की वैल्यू अगर सी में भी मेजर करने पे 98 आ रही है, तो ऑब्वियस बात है ए सी के साथ में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप सिंपल से समझ सकते हो कि 3 स्टेट जो दी गई होंगी वो इक्विलिब्रियम पे कंसीडर की जाएंगी। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्लीज इसको आप नोट कर ले, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है, बस खाली बस एक पॉइंट बता दिया, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अब आते हैं हम लोग मेन लॉ पे, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसके बारे में जानता है कि दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, ठीक है,
थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जैसे बता रहा मैं आपको, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, आपने क्या किया है, यहां पे गैस को फिल किया है और इसको आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। देखो जो भी आप हीट देते हो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप इसको हीट देते हो, वो इस सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डेल्टा ई एंड प्लस एक्सपैंडेड वर्क डन में कन्वर्ट होती है। यानी सिस्टम को दी गई हीट उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सपैंडेड वर्क डन में कन्वर्ट होती है। दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि जो आपने हीट दिया वो U प्लस W एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में गलत कर बैठेंगे। यहाँ पे W एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव हुआ, तो जो डेल्टा U की वैल्यू होगी दैट्स अ Q प्लस W, ठीक है। ये लॉ हम लोगों को बुक में दिखाया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि जो भी आप सिस्टम को हीट देते हो, ठीक है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सपैंडेड वर्क डन में कन्वर्ट होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिकली मैंने आपको दो लॉ बताए अभी, ठीक है, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज इसको आप अच्छे से वो कर लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, और एक चीज मैं आपको जल्दी बताने जा रहा हूं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, एराइज किया था कि सर अगर हम इस कंटेनर में, जैसे हमने गैस में लिखा, अगर मैं इस कंटेनर में सपोज सर मैं वाटर ले लूं, क्या ले लूं, वाटर, मैंने गैस में मैंने वाटर लिया, तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप इसको सोचिए कि मतलब कैसे ये चीज हो सकती है कि अगर मैं गैस का वाटर लिया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे या कोई दूसरा फॉर्मेट हो सकता है। इसको प्लीज आप देखिएगा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।